जी, एक बार फिर तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद काज़ी और आपके लिए प्रोग्राम सब रंग लेकर आता हूँ हर सोमवार शाम 7 बजे से काफ़ी देर तक प्रोग्राम रहता है। बहरहाल सही टाइम जो है वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द गेस्ट। अ, जो यौम दिफ़ा है उसको बड़े जोश और जज़्बे से हमारे मुल्क में मनाया गया है और ये एक जो कौम होती है उसकी निशानी होती है जोश जज़्बे की, जिस तरह वो मनाते हैं इस दिन को। दूसरी बात ये है कि हमारी जो आर्मी है, वो हमारी जो नेवी है, वो हमारी जो एयर फ़ोर्स है, वो इन सब को हम ख़राज तहसीन पेश करते हैं और सलाम भी पेश करते हैं और वो जो हमारे शुहदा हैं, उनको भी हम ख़राज तहसीन और सलाम पेश करते हैं। जो यानी कि आर्मी में थे, जो यानी कि एयर फ़ोर्स में थे और जो नेवी में थे, जितने भी शुहदा हैं उनको भी, और ख़ास तौर पर जो हमारे सिविलियन हैं, सिविलियन को नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बड़े धमाकों में उनकी जानें भी ज़ाया हुई हैं। सो हम तमाम शुहदा को हम सलाम पेश करते हैं और इस हवाले से वैसे तो बड़ी तकरीबात जो हुई हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से शायद ये मेरे क्लिप जो हैं वो चल ना सकें। जी, जैसे मैं कह रहा था कि हाँ। ये जो क्लिप है हमारे, ये सही तरह नहीं चल पा रहे, उसकी वजह मैं तो समझ नहीं पा रहा क्योंकि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है शायद इसमें कोई कमी रह गई हो। लेकिन बड़े जोश और जज़्बे से ये मनाई गई है और दूसरी तरफ मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन दोस्तों से और उन सोशल मीडिया के ब्लॉगर से जो अपने अदारों के खिलाफ बहुत कुछ मवाद जो है वो सोशल मीडिया पे फैलाते हैं। अगर यही नेवी, यही आर्मी और यही एयर फोर्स ना हो, तो हम अपने मुल्क में कैसे आराम की नींद सो सकते हैं? सो अपने अदारों की इज़्ज़त करना सीखें और उनसे प्यार करना सीखें, क्योंकि कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे अदारों को बदनाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि जब से कश्मीर में लॉकडाउन हुआ है पिछले अगस्त से, 2019 से, तब से हम इस प्रोग्राम में बात करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज एक बड़े अफ़सोस नाक वाक़या जो है वो देखने में आया है कि हमारा यहाँ काउंसलर जो है ब्रेडफोर्ड में, वहाँ पर कुछ लोगों ने एहतजाज किया है। कुछ लोग जो थे वो आज़ादी माँग रहे थे, नारे लगा रहे थे पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी, और कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के हक़ नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि जी हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करना चाहते हैं। मैं थोड़ा-सा पेश करता हूँ अगर ये क्लिप चल गया तो। बात वहीं आ जाती है कि ये जो क्लिप्स हैं ये पता नहीं क्यों शहर दिखा रहे हैं। एनी हाउ, हमारे जो अमीन जमाल साहब हैं ब्रेडफोर्ड से, उन्होंने ब्रेडफोर्ड मुजाहरे में इस वक्त कश्मीरी की बहुत बड़ी तादाद है। एक जो कश्मीरी का तादाद है वो पाकिस्तान के हक में मुजाहरे कर रहा है, वो यौम दफ़ा के हवाले से कश्मीरी जी बिल्कुल ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि एक कश्मीरी जो ग्रुप है वो अपने यानी डिमांड कर रहा है और दूसरा जो है वो अपने नारे जो है वो लगा रहा है। आज इन दोनों मौज़ूआत जो हैं इन पर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने जॉइन कर लिया है, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। ये 2 चीज़ें जो है इन पर तो हमने डिस्कशन करनी ही करनी है। लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया है अपने वज़ीर आज़म साहब को, लेकिन उन्होंने सुना है जो खबरें हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं किया। इसका उनकी सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम बात आज करेंगे। दूसरे हाफ़ में हमारे साथ और भी बहुत सारे जो दोस्त हैं वो जॉइन करेंगे। पीटीआई से हमारे साथ नासिर मीर साहब जो हैं वो जॉइन करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे जनाब मोहम्मद सदीक साहब जो हैं वो भी जॉइन करेंगे और पीपल पार्टी के, अब मुझे नहीं पता कि अभी भी वो पीपी में है या नहीं, जनाब हबीब जान साहब जो हैं वो लंदन से हमें जॉइन करेंगे। इफ्तिखार भाई, सबसे पहले यौम दिफा बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया है हमारे मुल्क में और जैसे मैं कह रहा था कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं उनको चाहिए कि अपने जो अदारे हैं उनको सोशल मीडिया पर
इस तरह बदनाम ना किया जाए, बल्कि उनको इज्जत दी जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम काई साहब। बात ये है कि ये यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया, आज यौम फ़िज़ाइया है। जी, तो जी, जो बिल्कुल। मेजर तकरीब हुई थी, हाँ, उसमें जनरल बाजवा साहब की भी स्पीच थी, आज एयर चीफ की स्पीच थी। और जो उन्होंने बुनियादी बातें की हैं, एक तो ये 5th जनरेशन वॉर की बात की है कि ये जो लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे और फेक अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं, क्योंकि देखें रॉ जो है वो अब ये तो पता है उनको कि पाकिस्तान के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो वो आप मुख्तलिफ तरीकों से एंट्री जो है उनकी होती है, जिस तरह आप जो इंडियन कल्चर है आपके घरों में आ गया, मूवीज के जरिए हमारे ड्रामा जो है वो इतने सब स्टैंडर्ड्स हैं। और दूसरी जो चीजें जो जिस तरह हमारे जो ब्लॉगर जो होते हैं जो उनके मोल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और जनरल बाजवा पे बराह रास्त तनकीद भी कर रहे हैं। आसम बाजवा की आपने बात सुनी, वो अहमद नूरानी जो है, तो मैंने भी बल्कि सजेस्ट ये किया था जनरल बाजवा साहब के हवाले से कि आप उस नूरानी को, अहमद नूरानी को, वो गलत है या सही है, ये जो प्रेस स्टेटमेंट है वो शायद काफी नहीं है, क्योंकि इसमें अपोजिशन भी इन्वॉल्व हो गई है, और जो बिलावल है और मरियम, उनके स्पीचेस आई हैं, उनके ट्वीट्स आए हैं कि ये कोई मनी ट्रेल आपने नहीं दी, क्योंकि उन दोनों को भी मनी ट्रेल का मसला पड़ा हुआ है ना, दोनों फैमिलीज जी, को। बिल्कुल। तो वो इनको, जी, जी। हाँ, तो इस वजह से वो इस चीज को इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को, और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अब जनरल बाजवा साहब यानी आसम बाजवा साहब को वो चाहिए कि वो उसको बकायदा डिफेमेशन क्लास के तहत तो उसको बुलाए, और बुला के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका वो कह रहे हैं, उन्होंने जो अभी 2-3 जो टीवी चैनल्स हैं उस पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि सब कुछ मेरे पास डाटा अवेलेबल है, जो एविडेंसेस हैं जो बैंक्स के साथ जिनका ताल्लुक होता है, तो वो मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। तो प्रोड्यूस करने का, अब देखें, अगर वो जितना लेट करेंगे उतना ये चीजें एग्रावेट करेंगे। अब उसका एक और जवाब आ जाएगा, वो क्योंकि अमेरिका में बैठा हुआ अहमद नूरानी, तो एक और आ जाएगा। फिर उसमें आपने देखें कि ये जो पाकिस्तान के एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं जो केपीके के बॉर्डरिंग एरिया में काम कर रहे हैं, जो पश्तून पीटीएम के तहत वो बात कर रहे हैं, तो वो भी वो इसमें एंटर हो जाएंगे। फिर उसको पूरी सपोर्ट हासिल होगी, हमारी जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ऑब्वियसली इस चीज को वो बढ़ावा देंगी, और सी पैक मेन टारगेट है उनका ना। तो सी पैक पर वो जो बात करेंगे, तो जाहिर है कि वो जनरल बाजवा को अगर डैमेज करेंगे तो इनडायरेक्टली, अगरचे ये कहा जा रहा है कि चाइना को अपना जनरल बाजवा के साथ सी पैक के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना प्रॉब्लम है। तो ये 5th जनरेशन वार मैं ये समझता हूं ये ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू ये जो इवन न्यूक्लियर वार से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो 5th जनरेशन वार होती है, ये हाइब्रिड वार जो है, ये बुनियादी तौर पे आपकी जो नेशन के जो सेनर एलिमेंट्स हैं उसको सबवर्ट करने, उनके माइंड को सबवर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वो ऑब्वियसली अगर आपका सिटीजन जो है वो उसमें एहसास महरूमियत पैदा करनी शुरू कर दी जाए, तो वो ऑब्वियसली उस फौज जहां पे फौज हमें उस मुल्क की फौज कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जिसकी जो नेशन जो है उस फौज की सपोर्ट ना करे। तो आप देखें 1965 की आपने बात की, यौम दिफा की, तो पूरा जो पाकिस्तान उस वक्त निकला हुआ था बाहर, और इवन बॉर्डर्स पे जो आपने देखा होगा जब मेजर अजीज भट्टी शहीद हुए थे बीआरबी लिंक नहर पे, और वहां पे लोग जो गांव से निकलकर फौजियों को मोर्चों में जाके वो उनको दूध, उनको खाना, उनको पीना वो दिया करते। तो उस वक्त ना मीडिया होता था ना, और आर्मी के पास इतने ज्यादा वो वेपन्स उस तरह के मॉडर्नाइज वेपन नहीं थे एज कंपेयर टू इंडिया, जो उस दौर में जो वेपन्स हुआ करते थे। उसमें भी देखें हमारी कौम ने फौज के साथ खड़ा होकर, और कबायली भी निकल आए थे, आपने देखा होगा ये बॉर्डरिंग एरिया पे, वो उन्होंने पाकिस्तानी जो फौज है उसका साथ उन्होंने बिल्कुल उसी तरह साथ दिया है। सिर्फ उनके पास असला नहीं था, या जो कुछ भी होता था वो काम करते थे। अभी भी जो 5th जनरेशन जो वॉर जिसकी जनरल बाजवा ने बात की है, और जो हमारे दूसरे जो इंटेलिजेंस चीफ भी हैं वो भी इस चीज को बावर करते हैं कि दुश्मन जो है हमसे इसमें जीतना। आपने ये देख लिया है कि बालाकोट वाला जो डिबैकल हुआ है इंडिया का, और फिर उसमें अभी नंदन वाला फिर जो डिबैकल हुआ है, तो वो उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो ये जो इक्विपमेंट की भड़वत है उनके पास, या वेपन्स की जो लीथल जो वेपन्स हैं जो इंडिया के पास हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारा जो जवान है या हमारे जो फौज है वो
उन पर वो काबू नहीं पा सकता, उनका जो असला, जो हमारे हौसले हैं। दूसरा ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है, वो उनसे ज्यादा एडवांस। हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से 1000 दर्जे बेहतर है। और इस बात को मैं कहने में मुझे कोई मतलब आर नहीं है कि वो ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जब बेनजीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट थी तो उस वक्त चाइना से ये ली गई थी उस वक्त। तो वो हमारी जो अफवाज हैं वो इस वक्त फुली इक्विप्ड हैं, वो हर लिहाज से तैयार हैं। और कोई भी वो जो एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की वो कोशिश करेगा इंडिया, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है, पूरी नेशन उनके साथ है। हाँ, चंद ये एलिमेंट्स है जिसका मैं पहले भी जिक्र करता रहा था कि ये लोगों को गलतियां होती हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गलतियां होती हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी गलती हो सकती है उनके, लेकिन हम उनके जो नेशनल जो उनका जो नेशन के साथ जो उनकी अटैचमेंट है उस पर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है। फौज इस मुल्क में आप देखें कि फौज नहीं है वो, या वो जो जिस मुल्क में फौज को तबाह कर दिया गया, आप इराक को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, जहां पे फौज नहीं है तो वो उन कंट्रीज के अंदर खाना जंगी हो जाती है। अभी मुझे इत्तला मिली है कि यमन ने अटैक किया, काउंटर अटैक किया सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो सऊदी अरेबिया पे अटैक किया, जो उसका बाहा के शायद कोई एयरपोर्ट है उसके इंस्टॉलेशन पर किया, तो क्योंकि उससे पहले ही उनकी वो जंग लग रही थी। तो फिर उन्होंने जो हमारी जो महारत है हमारी आर्मी की, तो पहले तो आपको पता है एक ब्रिगेड या प्लस इससे वो हमारी हिफाजत कर रहा है जो मुकद्दस मुकामात हैं, और फौज जो है वो पूरी तरह तावन कर रही है। तो लिहाजा हमारी फौज की महारत पे, उसकी ट्रेनिंग पे और उसके हौसले पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। जी काई साहब। अच्छा इफ्तिखार भाई, कश्मीर के हवाले से तो हम हमेशा 2019 अगस्त से लेकर अभी तक बात करते आए हैं हर प्रोग्राम में। यहाँ पर एक वाकया पेश आया ब्रैडफोर्ड में, वहाँ पर 2 ग्रुप्स जो हैं वो आमने सामने आज आए हैं, और एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहा था, और दूसरा ग्रुप जो है वो कह रहा था कि जी हमें आज़ादी पाकिस्तान से भी चाहिए और इंडिया से भी चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि अगर ये आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे तो फिर कश्मीर का क्या बनेगा? देखें, जो ये बात हो रही है, ये ग्रुप पहले भी एग्जिस्ट करते थे कि जो पाकिस्तान से आजादी मांगने के दावे कर रहा था, दूसरा वो उनकी लेकिन आवाज में बहुत कमजोर आवाज है। अब जाहिर है कि जब इंडियन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनकी है, या वहां पे जो दूसरे, जो मैं तो MI5 MI6 को भी कहता हूँ, CIA भी कहता हूँ, उनको ये पता है कि जब ये अभिनंदन का केस वो हार गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उनके पास अब इमरान का वो आ रहा है, फिर स्पीच आ रही है सितंबर के अंदर यूनाइटेड नेशंस में। पिछली भी यूनाइटेड नेशंस में जो उसने स्पीच की थी वो यही स्पीच थी कि इन मूडी का जो हॉस्टाइल जो उसका एटीट्यूड है, रवैया है, वो उसको खत्म किया जाए और एटलीस्ट जो कर्फ्यू उठाया जाए। ये जो ग्रुप्स हैं इनको बकायदा, जो दूसरे ग्रुप को बकायदा फंडिंग होती है। अब वो कोशिश की, आपने देखा ये निस्बतन छोटा ग्रुप है एज कंपेयर टू जो पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन के हवाले से बात की जाती है वो उस ग्रुप से। तो ये तो वैसे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमने ये देखना है कि वो वहां की जो सबसे बड़ी जो बात है, वहां का जो लोकल कश्मीरी है वो क्या चाहता है। आपने कभी देखा है कि आसिया इंद्राबी या दूसरे जो लोग वहां के मुजाहिदीन, लोकल मुजाहिदीन जो इंडियन आर्मी के साथ निहत्ते लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी वो नारा आपने सुना हो या देखा हो, या इंडिया ने दिखाया हो कि वो इंडिपेंडेंट कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं? ठीक है ना, वो हमेशा पाकिस्तानी परचम आपको नजर आएंगे, उनकी बॉडीज के ऊपर पाकिस्तानी परचम नजर आते हैं। आपने याद होगा कि हमारे जो वेटरन जो अली गिलानी साहब हैं, उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड देने का भी ऐलान हुआ है। तो मतलब कोई ऐसा नहीं, यासीन साहब को, यासीन मलिक साहब, उनकी तो बीवी इधर है मिशाल, तो वो उनकी बल्कि बेटी यहाँ पे, यानी वो सारे जो है पाकिस्तान के साथ उनका जो अटूट किस्म का एफिलिएशन जो है। और अगर ये बात होती कि वो इंडिपेंडेंट कश्मीर के हवाले से, तो फिर ये इतना कत्लो गारत नहीं हो रहा होना था। ठीक है ना, ये 89 से इंडिजिनस मूवमेंट वहां से चली हुई है कश्मीर के हवाले से। तो वहां अब ये इंडिया जो है पाकिस्तान से वो इस हवाले से नहीं वो जीत सकता, ये LOC के हवाले से कि जी LOC को परमानेंट वो डिक्लेयर कर दें, बाउंड्री डिक्लेयर कर दें। तो उसूली तौर पे तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसको ये चाहिए था कि ये मामला जो है 1948 से एजेंडे के ऊपर है, और पाकिस्तान नहीं गया था यूनाइटेड नेशंस में, वो इंडिया गया था यूनाइटेड नेशंस में नेहरू के जमाने में। तो वो अभी भी उस पे खैर वो उन्होंने जो 370 और वो जो 35A जो इसमें खत्म किए हैं,
तो उसके बाद तो वो बिल्कुल ये ओपन हो गया इनके लिए कश्मीरियों के हवाले से। और वहां पे कश्मीरियों को आपको पता है कि वहां पे उसको उनकी आबादी को कम करने के लिए वहां हिंदुओं को लाया जा रहा है, उनकी बस्तियों को आबाद किया जा रहा है। लेकिन वो किस हद तक 98% है, तो अब 96 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लेकिन ये जो हिंदुस्तान जो है वो इस किस्म की जो हरकत कर रहा है, उससे कश्मीरियों के एतमाद और उसकी जो स्ट्रगल के हुर्रियत की जो उनके या स्ट्रगल की वो जो कुव्वत है या उनका जो हौसला है, उसको वो खत्म नहीं कर सकता। और ये जो है ऑब्वियसली जो ये छोटे ग्रुप्स हैं अब और भी ये करेंगे। आप देखें ये जो शाहीन जो कत्ल हुई, शाहीना शाहीन जो है, जो वहां पे एक आर्टिस्ट भी थी और जर्नलिस्ट भी थी, उसको तुर्बत में मर्डर कर दिया गया। और वो जाहिर है कि उन एलिमेंट्स ने उसको मर्डर किया है और जो वहां पे बलूचिस्तान में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई इस तरह का हमला कर दें पाकिस्तान के किसी एरिया में और फौज पर इल्जाम लगा दिया जाए, जिस तरह ऑलरेडी मिसिंग पर्सन जो हैं उनका इल्जाम लगाया जाता है। जी गाई साहब। अच्छा इफ्तिखार भाई, ये बताइएगा कि अपोजिशन में भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है वो इस हुकूमत पर आती है, और ख़ास तौर पर तो मौलाना साहब जो हैं वो भी बोले हैं कि जी ये हुकूमत जो है ये कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कर रही। हालांकि वो खुद भी तो चेयरमैन रहे हैं 10 साल से ऊपर, तो उन्होंने क्या कुछ किया है? देखें, पहले तो आपके हरदिल अजीज जो हैं दोस्त फजलुर रहमान साहब, वो तो अब भी किधर है वो मुझे बताएं। चले, पाकिस्तान तो आज भी उन्हीं का है ना। तो पाकिस्तान में कश्मीर के वाले से तो उनको एम्बेसी में जाना चाहिए था आज, वहां पे उनको करारदाद मजम्मत पेश करना चाहिए थी। ठीक है ना। तो वो मतलब पाकिस्तानी तो हैं, अगर वाकई वो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं। बाकी ये जो मकबूजा, अब मुझे ये बताएं कि वो इमरान जो है वो जहाज लेके और जनरल बाजवा और एयर चीफ जहाज लेकर वहां पे अटैक करने चले जाएं। ठीक है ना। वो इंटरनेशनल एक डिप्लोमेसी होती है जिस हवाले से जवाब भी दिया जाता है। और कश्मीर के हवाले से मुझे बताएं, कल भी उसने जनरल बाजवा ने कश्मीर के हवाले से बात की, मकबूजा कश्मीर में। और ये जो बच्चे शहीद हो रहे हैं हमारे, एक लेफ्टिनेंट नासिर खालिद वो मतलब उधर, और ये कश्मीर के महाज पर भी शहीद हो रहे हैं, वो वहां पे वो शरंगेजी करते हैं बॉर्डर के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो जवान शहीद हो रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं। और मतलब क्या करें कि वो वहां जाके इन्वेड कर दें, कश्मीर के ऊपर हमला कर दें। वो जिस तरह ये औरिया मकबूल कहता था, या जायद अहमद जो है वो निशापुर से वो दिल्ली में लाल झंडा लहरा दें। तो इस तरह आजकल जो है वो मामला जो है वो इस तरह वो हल नहीं होते। इसके लिए हमें ये जो डिप्लोमेसी करनी चाहिए, जो उनको भी करनी चाहिए जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, कि यानी इसमें ये नहीं है कि इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश मौजूद नहीं है। हमारी पॉलिसी, हमारे जो लोग हैं, अब जाहिर है कि इमरान को अपने मसले, अब फैटफ का मसला पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अगर वो निकल जाता है अपना लेकर अपने कुछ लोगों को लेकर मुख्तलिफ कंट्रीज के वो लोगों से मिलता है, वहां पे लेने की, उनकी इतमाद लेने की बात करता है कश्मीर के हवाले से। दूसरा, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया अभी तक तैयार नहीं है। जो यूएई है वो उसने इसराइल के साथ वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ जो हालात हैं वो उसके लिए वो सऊदी अरब खोलने के लिए तैयार हो गया। इफ्तिखार भाई, सऊदी अरब ने कह दिया ना कि हम अभी तक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। वो उसकी वजह थी ना, उसकी वजह ये थी कि ये पोम्पियो गया पहले, वो उधर अभी 3 नवंबर को इंतखाबात हो रहे हैं ना उधर अमेरिका के। तो अब अमेरिका से पहले अब इनको जो सऊदी अरेबियंस हैं उनको मसला पड़ा हुआ है। जाहिर है कि सऊदी अरेबिया में खुद भी उनकी फैमिलीज में इंतशार है, उनके शहजादों को और अपने चचाओं को तो MBS ने अरेस्ट किया हुआ है। और जनरल बाजवा से भी मुलाकात नहीं हुई, जनरल खालिद से जो उनका छोटा भाई MBS का, सिर्फ उससे मुलाकात ही वापस आ गए। तो क्योंकि जनरल जो साहब ने बिल्कुल क्लियर बात कर दी थी कि भाई हम कश्मीर के मसले पर इंडिया से हम आपके मौकफ की तायद नहीं करते। अब मुझे ये बताइए कि मिलिट्री डिप्लोमेसी नहीं थी? वो कहते कश्मीर के लिए काम नहीं कर, वो जनरल बाजवा जो कश्मीर को बेचकर खा गया। ये प्रोपेगेंडा है 5th जनरेशन का। और मजे की बात ये है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, वो जो कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो जो पेरोल पे होते हैं, जो डांस करते हुए वीडियोस में दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं कि जनरल बाजवा जो है, आपके उधर भी बैठे हुए हैं, जो मेरा पिछला इंटरेक्शन हुआ था, बरतानिया के जर्नलिस्ट जो हैं, कि वो चाहते हैं कि जी, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी खा गई, ISI बेच के खा गया है। हालांकि मैंने वो पूछा भी था उनसे कि बयाना जो है वो कहाँ हुआ है और किसने खरीदा है इसको। तो अच्छा, हमें बहुत ज्यादा विजिलेंस
जी हर भाई ये एक मैसेज है जो आप भी देख रहे होंगे यकीनन। सऊदीया में जी मुकीम पाकिस्तानियों की हालत इज़हार की तरफ प्राइम मिनिस्टर और जुल्फी बुखारी साहब की तवज्जो दिलाएं, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं? देखें, क्यों नहीं कर सकते। मैं ये इस पे मैंने कुछ कमेंट भी किया था, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी आई है कि वहां पे जो हमारी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, मैंने बल्कि इनको शेयर भी किया था कि भाई आप ये एम्बेसी एजाज साहब है, जो वहां पे राजा साहब जो हैं, ये वहां के पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उनके साथ ये मामलात होने चाहिए, लेकिन ये नॉलेज फॉरेन मिनिस्टर के पास भी होनी चाहिए। और ये उनको इत्मीनान में जुल्फी बुखारी साहब जो कह रहे हैं कि जी तमाम मामला जो खत्म हो गए, तय कर आया हूं मैं, ये पाकिस्तानी एम्बेसीज के अंदर मुख्तलिफ, ये सिर्फ सऊदी अरब की एम्बेसी नहीं है, ये तमाम जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं, उनकी हालत जार जो है वो वहां के जो लोकल पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके लिए जरूरत इस अमर की। मैं इवन बर्तानिया की एम्बेसी की भी बात कर रहा हूँ, कौंसल जनरल जिन जिन मुल्क जिन जिन कंट्री सिटीज में खुले हुए हैं, वहां में हालत जार को बेहतर नहीं है। आप लंदन में बैठे हुए हैं, मुझे बताएं कि पाकिस्तानी कितने खुश हैं आपकी जो पाकिस्तान की एम्बेसी जो यहाँ पे काम करी, पाकिस्तानी जो हाई पहले कमीशन तो जो है यहाँ पहले पे, तो तो पहले ये तो इनको ये पहले तो बहुत यानी कि मायूस कुन हालात थे यहाँ के, लेकिन अब कुछ थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो है वो हो रही है। यहाँ पर लोकल जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, वो यहाँ पर उनको इनवाइट करते हैं, यहाँ पर हर सिटी में वो आते भी हैं, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। बहरहाल इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जी जी, मैंने ये कहा इन साहब को भी कि आप जुल्फी बुखारी जो है, बल्कि जुल्फी बुखारी को भी हमने कहा, इसी में टैग किया है कि आप एटलीस्ट इनको बिठाएं और जो मामलात हैं वो तय करें। उनको बड़ी अच्छी सजेशंस दिए हैं एक साहब ने कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को किस तरह फैसिलिटेट करना चाहिए। पाकिस्तान के जो ओवरसीज जो हैं, वो जरूरी नहीं है कि जो वहां का जो एम्बेसडर है वो कोई आसमान से उतरा हुआ पाकिस्तानी एम्बेसडर जो है, जो वहां की जो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी जो 30 लाख हैं उधर सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है ना, जिसकी थ्रेट की वजह से इमरान खान खामोश हो गया था, वो मलेशिया की कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड की, उन्होंने कहा मैं वापस भेज दूंगा इनको और वो इतना जी, तुम जी, जी, कैसे जी। बोझ बर्दाश्त करोगे। तो ये अब तो हमारे जो पाकिस्तानी वहां पे बात कर रहे होते हैं, वो एक बादशाह, वो भी बादशाह बने होते हैं। तो वहां सऊदी अरब में जाहिर है कि ये जो, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गया, अब तो 1 मिनट में उसको उसके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी जुल्फी बुखारी के पास। बल्कि इन साहब को कहा था कि उनको लाइन पर लेकर उनसे पूछें और आमने सामने इनका साथ वो करवा दें, मुनाजरा करवा दें, ठीक है ना। अगर वो सजेशन, अच्छी सजेशन में क्या है, ये इनको जो पैसे मिलते हैं जुल्फी बुखारी को, ये दफ्तर जो मिलता है, इसको टेलीफोन मिलता है, जो गाड़ियां मिलती हैं, पेट्रोल, ये हमारे टैक्सेस का पैसा है, ठीक है ना, हमारे टैक्सेस से पैसे जी रहे हैं। ये जो बादशाहत का तो तस्वर है ना, ये नहीं है। खुद जुल्फी बुखारी उधर लंदन से जब आया था तो उसको पता नहीं है वहां पे इस तरह की कोई बात होती है। वहां तो ऐसी तैसी पेर देते हैं, चाहे वो कोई भी टोनी ब्लेयर है, चाहे वो डेविड कैमरॉन है, चाहे जॉनसन है, तो वो तो नहीं छोड़ते। तो लेकिन ये तो मेरी उनसे लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार भाई, हम यहाँ आकर इतना अरसा रहने के बावजूद भी हमारे अंदर से वो चीजें नहीं निकलती जो हमें निकालनी चाहिए। जी जी, मैं वो देखें, वो बात वही आ जाती है ना कि हमें वो जो ग्रीन पासपोर्ट की, अब यही अमेरिकन पासपोर्ट हो आपका, ठीक है ना, तो वो उसमें वो चीज, हमारे पाकिस्तानी भी इसमें मुलव्वस हैं। अब ये कहना कि पाकिस्तानी सारे वो ठीक है, तो जिस तरह की एम्बेसी के लोग हैं उसी तरह की नेशन के लोग ओवरसीज पाकिस्तानी क्या क्या हरकतें नहीं करते वहां पे, ठीक है ना। हमें भी सही। इंफॉर्मेशन मिलती है ब्रेडफोर्ड में, ब्रिमिंघम में, और ये तो वो तो प्रॉब्लम होती है। हमारे जो जो हमारे जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है हमारे अंदर जो पाकिस्तानियों के, वो कुछ है इस तरह का मसला भी। सारे पाकिस्तानियों को तो नहीं होता, लेकिन कुछ इस तरह ठीक की है। बातें होती हैं जिस वजह से जी। एम्बेसीज भी उनको सपोर्ट नहीं करती। और वहां का जो एम्बेसी के साथ वहां का जो लोकल कम्युनिटी है, अब जितना इत्तेहाद होगा, अब आप कह रहे हैं कि जी कश्मीर के वाले से आप ले इन लोगों को इकट्ठा करें, आप दूसरी तरफ वो एक कश्मीर की अलहदगी की बात कर रहे हैं और एक तरफ पाकिस्तान के साथ मिलाप की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कैसे है। पॉसिबल है। अब खुद आप में लोगों में इत्तेहाद नहीं होता। और यही चीज जो होती है आपकी, जो फॉरेन कंट्री के अंदर जो हॉस्टल एजेंसीज होती हैं, उसको कैश करती हैं और उसको उस चीज को एग्रावेट करती हैं, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आप लोगों के लिए। जी अच्छा इफ्तिखार भाई, ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो इमरान खान साहब ने कराची के हवाले से दिया है,
तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब अपनी ये सियासत, अपना ये टेन्योर जो है, उसको बचाने के लिए इतना बड़ा कदम लिया है, या वाक़ई वो सिंसियर हैं? क्योंकि अगर कराची में वो पैसे देंगे तो साफ ज़ाहिर है उसको हैंडल तो पाकिस्तान पीपल पार्टी करेगी सिंध में, और शायद जो वफाक है उसके कुछ नुमाइंदे जो हैं वो ओवरसी करें इस चीज़ को। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये अपनी सियासत बचाने के लिए हुआ है, या वाक़ई ये एक सही कदम है? नहीं, मैं उसे दूसरे एंगल से देख रहा हूं। आपको पता है कि पहले आर्मी चीफ गए हैं इमरान खान के विजिट से एक दिन पहले, वहां पे जी, जी। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की है। तो मेरा ख्याल है अभी इस हवाले से पैसों की कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना। यानी वो किस तरह लगेगा, कहां कैसे लगेगा, और उसका जो चेक एंड बैलेंस ये कैसे होगा। बल्कि जब ये फैटफ के ऊपर वो इजलास हो जाएगा ना, और अल्लाह करे पाकिस्तान उस पर अपना ये बिल पास हो जाए, ये लॉ पास हो जाए, तो उसके बाद मेरा ख्याल ये बात होगी। कुछ लोगों ने कहा है कि इससे 660 या फलां जो देगा वफाक देगा, अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक मैकेनिज्म बनेगा, ये इस तरह नहीं फ्री वाल नहीं होगा कि ये भाईजान ये 1100 अरब है, ये अपनी जेब में डालें, खुद जहां पे खर्चा करना करें। नो, इसमें मेरा ख्याल है आर्मी ग्रंटर होगी, जो जिस तरह के उनकी आर्मी के वहां पे लोगों से भी मुलाकात हुई है, बात हुई है, और आर्मी ऑलरेडी एक्सेस वहां पे सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है पानी निकालने के सिलसिले में, नाले साफ करने में। मेरा ये ख्याल ये है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा, डेवलपमेंट होगी, ये जो रोड्स बननी है, तो पहले तो ये कहा जाता था कि जितना वो जलजला है, जितना वो हो, तो उतनी ज्यादा मौजें लगती हैं पॉलिटिशियंस की, तो वो दोबारा आपको पैसे मिलेगा, फिर दोबारा उसमें से नया सिलसिला शुरू हो जाएगा लेकिन खब्बे का। तो पिस्ता शायद अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जी, जी। जी पिस्ता पिस्ता जी हमेशा जो है वो गरीब आदमी है। जी काजी साहब, यही तो कह रहे हैं कि वो 160 बिलियन का वो पहले भी पैकेज दिया था, यूफून पैकेज, फिर वो जोंग पैकेज, फिर वो फलां पैकेज। तो वो पहले भी तो पैकेज दिया था ना। वो कहते पहले उसका तो हिसाब लो, तो फिर आपने जी, अगले पैकेज का अनाउंस करना। क्योंकि अगर वो पिछला हिसाब वो क्लियर करेंगे तो फिर अगला हिसाब के लिए वो बात होगा ना। वो जिस तरह आप उधार लेते हैं दूध वाला सा, या किसी बंदे से उधार लेते हैं, तो पहले पहले पिछला हिसाब क्लियर करो भाईजान, उसके बाद अगला उधार लो। तो अब बिल्कुल। 1100 अरब की बात हो रही है, उसमें सिंध जो है वो भी मेरा ख्याल उसका भी एक सर्टन पोर्शन जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसके अंदर। लेकिन एक मैकेनिज्म जरूर बनेगा, एक चेक ऑन बैलेंस की बात जरूर होगी, क्योंकि इस तरह ये छोड़ा नहीं जा सकता। 1100 अरब रुपया एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, और वो पता नहीं कहां से निकाल के देनी है, पता नहीं हम पर दोबारा टैक्स कोई लग जाने हैं या क्या होना है। और जहां तक आप कह रहे हैं ना हुकूमत बचाने की बात है, वो हमने जो इमरान को जो स्टडी किया है ना, उसकी पर्सनैलिटी को, यानी हट के अदर देन प्लेयर, तो वो उसको कोई इस तरह की परवाह नहीं है कि जी वो मुझे निकाल देंगे। जो निकला हुआ इमरान खान है ना, वो ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर वो इनसे बेहतर है, और क्राउड पुलर वो इससे ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे सही है। आप मुझे बताएं कि वो मियाँ साहब वैसे नाअहल हैं और वो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन दोनों के दरमियान पानीपत की लड़ाई हो रही ना अभी लाहौर के अंदर, ये मरियम जो है नवाज और दूसरे हमजा शहबाज के तख्ते लाहौर का कौन वाली वारस होगा। तो वो इटसेल्फ जो उनके दरमियान जो फूट है, वो अल्टीमेटली जो फायदा देगी वो पीटीआई को। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान की गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसकी वीक गवर्नेंस की वजह से इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। वो पैसा नहीं रिकवर कर सका जो उसको रिकवर करना चाहिए था, जिनके जो पेटों के से निकाला था। लेकिन जो अपोजिशन है वो उसकी हालत उससे ज्यादा मिजरेबल है, जिसकी वजह से इमरान को सपोर्ट मिल रही होती। ठीक है ना। सही है। तो अपोजिशन वो एपीसी की बात कर रहे हैं, अभी 20 तारीख आ जाएगी ना आपके सामने कि अपोजिशन क्या बिल्कुल, करती है। वो मौलाना फजल रहमान वो सख्त गुस्से में बैठे हैं और कहता है जब मैं आता हूं ये सारे मुझे बेवकूफ बना के चले जाते हैं, हालांकि उनको सही है। पता है वो क्या है। जी इफ्तिखार में ये जो आसिम सलीम बाजवा साहब का जो इस्तीफा था, वो खबरें जो जी आई जी हैं कि इमरान खान ने मंजूर नहीं किया, आपके ख्याल में उनको हम्म। मंजूर कर लेना चाहिए था? देखें, मैं तो इस मीडिया एडवाइजरी के इस्तीफे को कोई अहमियत नहीं देता, ठीक है ना। वो आगे भी कोई मेरा ख्याल है वो उनका कोई मेजर रोल नहीं है मीडिया की एडवाइजरी के वाले से। जो वो बात करते हैं वो शिबली साहब करते हैं, शिबली फराज साहब करते हैं। आज भी शिबली फराज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप मुझे बताएं कि जनरल आसिम बाजवा ने मीडिया एडवाइजर की हैसियत से कौन सी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने की है। सिर्फ उन्होंने जो भी बात करते हैं वो सी पैक के हवाले से बात करते हैं, जबकि पॉलिटिकल या दूसरे इश्यूज जो हैं वो शिबली साहब करते हैं। तो और शिबली साहब मिनिस्टर भी हैं और वो इलेक्टेड भी सेनेटर भी हैं।
तो इनके जो हैसियत, जो जाहिर है कि सेनेटर या एमएनए की जो हैसियत होगी, इलेक्टेड होती है, तो इनका वो जो एडवाइजरी का रोल है, एडवाइजर जो है मिनिस्टर से छोटा होता है बाय ऑल मींस। लेकिन वो एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो सी पैक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन जो सी पैक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहते मैं रखूंगा। तो उनको चाहिए, हमने पहले भी उनको मैसेज दिया है, ट्विटर के जरिए भी दिया है, कि आप उस अहमद नूरानी साहब को पकड़ के लाएं, ठीक है ना, वो जो क्लेम करता है कि ये जनाब ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को अदालत के अंदर चैलेंज किया जाए और खुद ये मनी ट्रेल दे दें जो कह रहे हैं, क्योंकि ये एग्रावेट करेगा भी, क्योंकि दुश्मन जो है वो सी पैक के खिलाफ है, ठीक है ना। वो छोटी सी बात को उसने राई का पहाड़ बनाना है। तो हमें चाहिए कि, बल्कि आसिफ बाजवा को ये चाहिए कि वो इस चीज पर तवज्जो दें, क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर तो हैं, ठीक है। तो अब वो ही इज नॉट अ कोर कमांडर, जब तक वो फौज में थे, यूनिफॉर्म में थे, कोई किसी बंदे ने उस पर उंगली नहीं उठाई। तो लिहाजा उनको चाहिए कि इनके खिलाफ केस करे डिफेमेशन क्लास के तहत, और लेके आए उनको अदालत के अंदर, और उसको कहें कि आप साबित करें ये जो आप अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, इस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के हवाले, क्योंकि फौज को बदनाम ना करें, क्योंकि फौज को बदनाम करते हैं तो फिर उससे, क्योंकि उनका ताल्लुक सी पैक से है। ये मीडिया एडवाइजरी की अगर वो एक्सेप्ट भी कर लेते, मैं नहीं समझता, लेकिन उसमें मरियम का ये वो है कि जनाब अगर ये एक्सेप्ट कर लेते तो उसकी वो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जानी थी, और उसको खुद भी इस्तीफा देना पड़ना था। अब ये मुझे मंतक खैर मुझे नहीं समझ आई, ज़रा वो बड़े लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो अक्सर लोगों को बात समझ नहीं लगती कि अगर इनके दौर में जो एडवाइजर निकाले गए थे या रखे गए थे, ये हफीज शेख साहब, वो भी पहले निकाले गए हैं, तो उससे क्या अगर हुकूमत फेल हो जाती है, जाहिर प्लेयर को कप्तान ने आगे पीछे चेंज करना है, अगर उसके क्रेडिबिलिटी पे कुछ ये अभी फरदौस आशिक अवान को भी निकाला है, और दूसरे वो आप डॉक्टर साहब हैं, मिर्जा साहब, लेकिन इफ्तिखार भाई एक प्लेयर जो है ना, सो कॉल्ड वसीम अकरम, वो नहीं हिल सका अपनी जगह से। वो आप देख लें, वो कहता है जी मैं वो जीरो नॉट आउट खेल रहा हूँ और मेरे सामने सारे आउट होते जा रहे हैं, और मैं दूसरी तरफ वो जीरो नॉट आउट खेल रहा हूँ। ही विल कैरी द बैट, कैरी द बैट आप समझते हैं ना, कि ओपनर के साथ आए, एंड तक वो सारे आउट हो जाए, वो अकेला नॉट आउट, जीरो नॉट आउट के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, उसे कहते हैं कैरी द बैट। तो हमें तो यही लगता है वो कैरी द बैट करेगा। 2 साल तो गुजर गए हैं, अब वो आधा जो सराइकी बेल्ट का वो जो सूबा बना है, जो जनूबी सूबा जो है, वो ऑब्वियसली उसमें अब उसको खड़ा करना शुरू कर दिया है। उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चला गया, एडिशनल आईजी चला गया, और वहां के मामला अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर किए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स वहां पे ट्रांसफर की जा रही है। तो वो मेरा ख्याल है वसीम अकरम की जगह वो छोटा सा वो सकलैन मुश्ताक रह जाएगा, ठीक है, जो स्पिन बॉलिंग कराता है। तो वो अब आगे देखते हैं कि वो वसीम, ये बुज़दार साहब, क्योंकि उस पर भी केस चल रहे हैं, ये जो वो, लेकिन उसको इमरान को ये नहीं कहना चाहिए था कि जनाब ये जो शराब का लाइसेंस है वो तो उसके खिलाफ ऐसे बनाया गया। वो आप ये देखें, आपके वो जो मरूफ अदाकार है आपकी जो फैन है जिसके आप, तो वो अतीका उर्डो है, उसकी 2 बोतलें को 7-8 साल लगे हैं बोतल बनने में। जबकि शर्जील को देख लें तो उसने उसी टाइम पर मौके पर ही बता दिया कि शराब नहीं है, ये तो शरबत है, ये तो हनी है। तो उसके वो हनी में शहद बदलने में उसको 7 साल लगे हैं, और वो भी सुओ मोटो पर। और वहां पे जनाब मौजूद थे चीफ जस्टिस साहब, वो कहते हैं वो उसका MRI होने लगा, तो वो ऐसे करके देखा, उन्होंने कहा जी मुझे वो हंस पड़े थे, वो जो वहां की वो थी स्पोक्स पर्सन थी, उसको देखे कि मैं आपकी इज्जत बचा रहा हूँ। मतलब वो उनके नजदीक ये था कि इसके अंदर शर्जील मेमन नहीं, वो घर सोया होगा। तो अब ये फर्क है हमारा उसमें। आपने आगे भी बात की थी ना कि वो बोतल शराब की सुओ मोटो की 8-10 साल लग जाते हैं, और इस तरह के जो मामला हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर खा जाए मुल्क हमारे का, और आराम से वो फिर रहे हैं, वही वो जफियां डाल रहे हैं, और वो हुकूमत के खिलाफ, और अंदर से कदूरत ऐसी है कि वो अब अभी तक इकट्ठे नहीं हुए। अब वो नहीं चाहते कोई भी आपस में कि जी इनको क्रेडिट दिया जाए। वो नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है, और यही मामला अब इसमें हो रहा है जो आपने केस मुझे बताया कि 1100 अरब हुआ है। अब वो चाहते हैं, आज बिलावल निकला हुआ था बाहर, अब पहले आपको नजर नहीं आया, आज बिलावल जनाब वो निकला हुआ था कि जी वो मैं जनाब मजबूर कर दिया इमरान खान को कि वो पैसे दे कराची को, ठीक है ना। तो ये तो वही बात हुई कि तो पहले तो कहते हैं ना जूतियां जिसको पड़े फिर ना ही समझे हम, तो वो अब जो ना कि अब जब हो गया मसला हल, तो वो फिर वो
क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं फेडरल गवर्नमेंट में। जी इफ्तिखार भाई, ये जो एक चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जी कराची से दहशत गर्दों का राज हमने खत्म कर दिया है, अब शहर तरक्की करेगा। तो पहले 10 साल और अब 12 साल हो चुके हैं इनको, तो कहाँ से तरक्की होगी? देखें, मुझे ये बताएं कि वो पहले कौन से दहशतगर्द खत्म किए हैं, वो उसकी कोई बॉडी तो बताएं ना। ये बेचारे फौजी जो हैं वो अपनी जानें दे रहे होते हैं। जो अभी वो जो हमला हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो भी मतलब वो एक पुलिस के सिपाही जो हैं वो शहीद हुए हैं फलां के। तो दहशतगर्दी तो आपको कई ऐसे मामलात हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो आपको शेयर नहीं करती, ठीक है ना। वो कुछ ऐसे खुफिया मुकामात में जो टेररिस्ट एक्टिविटी, जिनको अभी राका भी पकड़े गए हैं, कुछ वहां पे एजेंट्स पकड़े गए हैं जो स्लीपिंग एजेंट का काम कर रहे थे। फिर तो दहशतगर्दी कहाँ खत्म हो गई? मुझे ये तो बात वो आप हमारी आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को दें जो है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पे पुलिस के बहादुर अफसरान जो थे वो वहां पे उन्होंने अपनी जानें दी हैं और जो दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन अब दहशतगर्दी क्यों फैलती है ना, अब ये देखें, उस अनवर सियाल के घर पे हमला, वो छापा मारा नैब ने। अब वो जो हमने वो उसका घर देखा, महल देखा, तो हमारे वो तो तोते उड़ गए, बल्कि बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए तोते को कि भाई ये जो सोने के पानी पी रहा, वो पता नहीं वो उनके जो घर देख के परेशान हो गया। जी चलें इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें लंदन से अगर आप साथ देना चाहें प्रोग्राम में तो ज़रूर। मज़ीद इस वक्त हमारे साथ लंदन से जनाब हबीब जान साहब जो हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं। उनसे भी हमने बड़ी बातें करनी है, पता नहीं अब वो हैं पीपल पार्टी के साथ कि नहीं। और हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद सदीक साहब जो हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो मुझे स्पेनिश टीवी पे बात करनी है, मैंने उनको टाइम दिया था। तो अगर आप मुझे वो कहते हैं ना छोटी सी दे दें तो ठीक है। इफ्तिखार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।